नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रक्षिता। आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में। आज के इस कार्यक्रम का विषय है बांग्लादेश। बांग्लादेश जहां पिछले महीने आरक्षण के चलते विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन जो कि हिंसा में बदला। हिंसा इतनी बड़ी कि वहां की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। आज इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार जयवीर फौजदार मौजूद हैं। जयवीर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगी कि बांग्लादेश जो कि एक पॉलिटिकल स्टेबल देश दिखाई पड़ता था, इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, अचानक वहाँ पर हिंसा इतनी कैसे बढ़ी कि वहाँ की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। वहाँ के फादर ऑफ द नेशन कहे जाने वाले की मूर्ति को भी खंडित किया जा चुका है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, फिलहाल जो हम परिदृश्य देखते हैं उसमें हमने देखा कि बांग्लादेश में विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया और वो आरक्षण को लेकर किया। तो ये तो हमें दिखता है कि विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है, बांग्लादेश में हालात काफ़ी दिनों से थोड़े थोड़े खराब हो रहे थे। जैसा हम कहते हैं 1857 की क्रांति के बारे में कि उसके हालात बहुत दिन से बन रहे थे, लेकिन जो मंगल पांडे ने मेरठ में क्रांति की, उससे वो आखिरी कील साबित हुआ 1857 की क्रांति में। ऐसे ही ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, ये एक आखिरी कील के रूप में साबित हुआ। इससे पहले क्या हो रहा था कि जो पिछले इलेक्शन हुए उसमें वहाँ की जो मेन अपोजिशन पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उसने बॉयकॉट कर दिया उन इलेक्शंस का। कारण ये था कि उनके संविधान में एक प्रावधान था अंतरिम सरकार का, उसको शेख हसीना ने डाइल्यूट कर दिया, डिलीट कर दिया और बोला कि अब इस प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रावधान की जब आवश्यकता नहीं है तो इसका विरोध किया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने। उन्होंने कहा कि ये इस प्रावधान को जो डिलीट किया है वो बहुत गलत किया है और हम इसके चलते हम आने वाले चुनावों में हम भाग नहीं लेंगे। उन्होंने शेख हसीना पर चुनाव में हेराफेरी करने के भी आरोप लगाए थे और जब चुनाव हुआ, चुनाव में एक ही पार्टी थी, शेख हसीना दोबारा से बहुमत में आई, तो एक तबका जो था, एक मान लो एक पार्टी का या एक पूरी राजनीतिक विचारधारा उनसे नाराज थी, उसका गुस्सा भी उनके साथ जुड़ा हुआ था। उसके अलावा जो आरक्षण वहाँ पे चलता था, उस आरक्षण के बारे में मैं बताता हूँ आपको। वहाँ पे क्या था, आरक्षण का प्रावधान पहले से था, 2018 में उसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया। वो ऐसे था कि जो 30% सीटें हैं वो रिजर्व रहेंगी वार वेटरन्स के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए। डेफिनेटली जिन लोगों ने 1971 की लड़ाई लड़ी, उनके जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, हाँ, उनके जो पोते पोतियां हैं या फिर उनके जो आने वाली पीढ़ी है उसको रिजर्वेशन दिया जाए। तो 30% सीटें उनके लिए रिजर्व थी, 10% महिलाओं के लिए रिजर्व थी और 10% उन लोगों के लिए जो पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं उनके लिए रिजर्व थी। इसके अलावा 1% विकलांगों के लिए थी और उसमें 5% और थी। तो कुल मिला के जो रिजर्वेशन था वो 56% था। तो केवल 44% सीटें ही रिजर्वेशन था एक आम नागरिक के लिए। तो इसको लेके 2018 में इसको रिजेक्ट कर दिया गया वहाँ के हाई कोर्ट द्वारा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, वहाँ दोबारा किसी ने अभी हाल ही में वहाँ दलील डाली और उस दलील में कहा गया कि इस आरक्षण को दोबारा से बहाल किया जाए। तो वहाँ का जो हाई कोर्ट है उसने उसको बहाल करने के आदेश दे दिए और जिसके चलते वहाँ पे मास लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लग गए। और जब हालांकि शेख हसीना ने इसका विरोध किया, शेख हसीना ने कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस फैसले को, लेकिन जब उनसे पूछा गया और वहीं हम देखते हैं कि इसके साथ साथ वहाँ दमन भी हुआ विद्यार्थियों का। और दमन के अलावा जब शेख हसीना से पूछा गया कि आप कोर्ट के फैसले में क्या कहना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, मुझे इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जो आरक्षण है वो जिन्होंने युद्ध लड़ा उनको नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार को मिलेगा। तो उन्होंने ये तीखी टिप्पणी की रजाकारों पे। तो रजाकार का मतलब क्या है? हाँ, रजाकार बांग्लादेश में एक बहुत ही अभद्र शब्द माना जाता है। जैसे कि आप जो 1971 के युद्ध में जो पाकिस्तान के साथ जो लोग थे, जो मुक्ति वाहिनी या जो बांग्लादेश के लिए नहीं लड़ रहे थे, उन लोगों को कहा जाता है रजाकार। तो रजाकार एक अभद्र शब्द माना जाता है बांग्लादेश में। तो उसके बाद फिर स्टूडेंट ने और ज़्यादा इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने बोला कि अगर हक मांग लिया हमने अपना तो हमें रजाकार बोल दिया, तो इससे और वहाँ प्रोटेस्ट बढ़ने लगे। इससे एक उन्होंने नारा भी दिया था। अब
वहाँ पे इसका फायदा उठाया उन ताकतों ने जो हसीना से नाराज थी और जो राजनीतिक रूप से इतनी मजबूत नहीं थी, अपने लिए राजनीतिक स्पेस खोज रही थी। उनमें है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उनमें है जमात इस्लामी। उन लोगों ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को पूरी बैकिंग दी और खुद को पीछे रखा, स्टूडेंट्स को आगे रखा। इस प्रदर्शन को हम ये कह सकते हैं कि इस प्रदर्शन को ढाल बनाकर सरकार गिराई गई। हाँ, कह सकते हैं, पर इसमें केवल प्रदर्शन ही नहीं है, इसमें कुछ गलतियां शेख हसीना से भी हुई, जैसा मैंने बताया चुनावों को लेके, और उनको वो थोड़ा इस मामले को थोड़ा और नाजुकता से संभाल सकती थी। उन्होंने जो छात्रों पे गोलियां चली, जो छात्रों का दमन किया गया, उसको थोड़ा सा मॉडरेटली वो हैंडल कर सकती थी, पर वो इसमें विफल रही और जिसके चलते उनको रातों रात भागना पड़ा। तो ये वहाँ पे हुआ है। आगे अभी देखते हैं क्या होता है। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला समय बांग्लादेश के लिए काफी मुश्किल साबित होने वाला है, लेकिन इस सब उठा पटक का हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत के एकदम नियर नेबर है, बिल्कुल पास वाला पड़ोसी है, और शायद हम बांग्लादेश से सबसे लंबी सेना 4000 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। बिल्कुल 4500 किलोमीटर की हम उनसे सीमा साझा करते हैं। तो हमारे लिए कंसर्न तो है ही, और सबसे बड़ी भारत से चूक हुई कि भारत जो है वहाँ की स्थिति को परखने में, भांपने में थोड़ा सा लेट हो गया। हमारे इंटेलिजेंस का बिल्कुल कह सकते हैं कहीं ना कहीं चूक हुई उस स्थिति को परखने में, जानने में। हमने सीधा उस शेख हसीना से ही हमने डील किया। हमने जो वहाँ पे अपोजिशन पार्टी थी या फिर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको लेके हमें जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी उन्हें थोड़ा आगाह करना चाहिए था, उन्हें थोड़ा बताना चाहिए था कि ये जो हो रहा है, ये इसके आपके लिए क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हमारी इंटेलिजेंस या फिर जो भी लोग जिम्मेदार थे, उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हुई है। और इसके अलावा भारत पे तो व्यापक असर होंगे, क्योंकि भारत का वहाँ बहुत निवेश है। वहाँ हाल ही में वहाँ का एक टॉप नेता है, उन्होंने जो अडानी की डील है, वहाँ पे जो पावर डील है, उन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो ऊर्जा क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भी वहाँ के एक मुख्य नेता हैं, उन्होंने कहा है कि उसकी जांच होगी, उसकी डील कैसे हुई, क्या हुई। तो भारत के इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। कल्चरली हमारा काफ़ी हद तक 1971 में जैसे भारत ने साथ दिया बांग्लादेश बनाने में, तो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारी माइनॉरिटीज़ की कंसर्न्स हैं, क्योंकि जमात इस्लामी जो है वो एक गवर्नमेंट की सपोर्ट में है, उसमें वो जो वहाँ सरकार बनी है उसके साथ है, तो उससे माइनॉरिटी की बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है, उनको लेके भी भारत की चिंताएँ है। तो भारत की और बॉर्डर को लेके भी, जैसे हम पास्ट में देखते हैं कि होता क्या था, जो पूर्वोत्तर के राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, तो वहाँ से लोग जाते थे बांग्लादेश में, वो ट्रेंड होके आते थे, और ट्रेंड होने के बाद में फिर वो उत्तर पूर्व में अशांति का काम करते थे। तो इसको लेके भी हमारी सिक्योरिटी पर भी काफी असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑलरेडी हमारे 2 मोर्चे खुले हुए हैं, जैसे पाकिस्तान से भी इधर मोर्चा खुला हुआ है, चाइना से भी हमारे बॉर्डर पे कंडीशन बहुत ज्यादा विवाद बिल्कुल चलता रहता है। तो हम तीसरा मोर्चा नहीं खोल सकते हैं। हमें उस तीसरे मोर्चे को एक बहुत ही हमें अपने संबंध अच्छे बनाकर रखने, बिल्कुल आर्मी के जो टॉप ब्रास है, आर्मी की जो टॉप लीडरशिप है, जो वेस्ट बंगाल जो बांग्लादेश का बॉर्डर जो डील करती है, उनको जो बॉर्डर के दूसरे साइड जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए इस मामले पे, और एक सही समाधान खोजना चाहिए, जिससे भारत आसानी से तो नहीं, भारत एक अच्छी स्थिति में खुद को रख सके, भारत के लिए समस्याएं बढ़े ना। हेलो सर, 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी साइन हुई थी। अभी तक बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर हसीना के प्रत्यर्पण की कोई मांग नहीं की है, लेकिन अगर बांग्लादेश सरकार ऐसी मांग करती है तो इस पर भारत का क्या रुख होना चाहिए? देखिए, 2013 में जो ट्रीटी आप बोल रही हैं उसका वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। उसमें जो लोग पॉलिटिकल असाइलम मांग रहे हैं या नेशंस ऑफ हेड हैं, उनको छूट दी गई है। वो एक या कोई क्राइम करके कोई क्रिमिनल है, कोई गैंगस्टर है, उनके लिए वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, उसमें हम एक्सेप्शन मान सकते हैं शेख हसीना को। हसीना मतलब इसके दायरे में नहीं आती? नहीं, बिल्कुल वो इसके दायरे में नहीं है। लेकिन एक दूसरी बात, हम इसमें अहम बात यह है, अगर बांग्लादेश हमसे ये डिमांड करता है कि आप हमें इस ट्रीटी के तहत शेख हसीना को प्रत्यर्पण कीजिए, अगर भारत उसमें मना करता है तो भारत के संबंध जो बांग्लादेश में वर्तमान सरकार है उससे खराब होंगे, और वहाँ पे जो सेंटीमेंट हसीना के खिलाफ है वो भारत के खिलाफ भी होंगे, क्योंकि भारत ने मना कर दिया। अब वहीं वो उसको एक्स्ट्राडाइट करता है, वो उसको प्रत्यर्पित करता है
तो उसको लेके जो दूसरे हमारे जो रीजनल जो हमारे नेशन से उनके हेड है उनके साथ जो हमारे संबंध है, छवि भी हाँ, खराब होगी। उनमें गलत मैसेज जाएगा कि भाई जब ये हेड थी तब तो भारत इसके साथ था, इनके साथ साझेदारी कर रहा था, लेकिन अब इन पे समस्या आई तो इन्होंने इनको जगह ही नहीं दी अपने देश में रुकने के लिए, साथ छोड़ दिया, तो एक मैसेजिंग भी गलत जाएगी। तो एक बहुत ही टाइट रोप है भारत के लिए। भारत को बहुत महीनता से एक नुआंस अप्रोच के तहत अपने फैसले लेने होंगे और उसी के तहत ये जो पूरा ये पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है इसको डील करना पड़ेगा बांग्लादेश। जी, जैसा कि हमें पता है भारत और बांग्लादेश 4000 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करते हैं। अगर जमात-ए इस्लामिया जैसी कट्टरपंथी पार्टी वहां पर शासन में आती है तो भारत को किन किन चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, चुनौतियां तो बहुत है। भारत को बॉर्डर पे अपना सर्विलियंस बढ़ा देगा, वो तो बढ़ा ही दिया है, वो तो है, लेकिन हम इनको हल कैसे कर सकते हैं? चुनौतियां तो है कि बॉर्डर से मास एक्सोडस हो सकता है बांग्लादेश से, हिंदूज का, वहाँ पे मुस्लिम्स का भी हो सकता है जो हसीना की पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, तो उसके लिए भी हमें देखना चाहिए कि किसको, अब वहाँ के जो और जो नेता हैं वो भी हमसे शरण मांग सकते हैं, तो वो देखना चाहिए कि शरण देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और रेफ्यूजी क्राइसिस भी आ सकता है। लेकिन इसको डील करने का तरीका जो मैं समझता हूँ वो ये है कि वहाँ पे जो बांग्लादेश की सिविल सोसाइटीज़ है ना, उनसे हम डायरेक्ट बातचीत करें। जो वहाँ पे माइनॉरिटी के जो ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जैसे एक बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस और हिंदूज ने मिलकर वहाँ एक ग्रुप बना रखा है। काफी हिंसा भी चल रही है। हिंसा, बिल्कुल, जो वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय है, मोस्टली हिंदू समुदाय, उसको लेके काफ़ी हिंसा हुई है। तो उसके लिए हमें वहाँ की जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ हैं और वहाँ पे सिविल सोसाइटीज़ हैं उनके साथ इंगेज करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई आप ऐसे माइनॉरिटीज़ को प्रोसिक्यूट मत कीजिए, ये गलत है। और इसके तहत ही हाल ही में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को कॉल किया था, उनसे उन्होंने बोला था कि देखिए, ये बांग्लादेश में जो स्थिति है इस पे हमें, जो माइनॉरिटीज़ की स्थिति है इस पे हमें चिंता है और हम आपका सपोर्ट चाहते हैं कि आप भी बांग्लादेश पे थोड़ा दबाव बनाएं, या फिर उनसे कहें कि जो अल्पसंख्यकों के प्रति जो हमले बढ़ रहे हैं उनको थोड़ा नियंत्रण में लाया जाए। हालांकि अब इसके भी एस्पेक्ट, कई लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट क्यों नहीं बोला, अमेरिका को तो बीच में लाए। अमेरिका हैज सम ग्लोबल इन्फ्लुएंस, सो दैट्स व्हाई वो उन्होंने सोचा होगा, पर वो था हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय है बांग्लादेश में उसकी भलाई के लिए ही था। तो ये हम स्टेप्स ले सकते हैं। वर्तमान में बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट कायम हुई है उसके अध्यक्ष नोबेल पीस प्राइज विनर प्रोफेसर यूनुस हैं, उनका रुख भारत को लेकर क्या है? देखिए, वो प्रोफेसर साहब जो हैं वो सज्जन आदमी हैं, सीधे सुलझे आदमी हैं, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है शांति के लिए। और जब माइनॉरिटीज़ पे हमले बढ़ रहे थे, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि ये हमले ना किए जाएं, है ना। उन्होंने मास अपील की कि इन हमलों को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, और वो हिंदू समुदाय के लोगों से मिले, वो मंदिर भी गए, उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, वहाँ लोगों से मिले वो। तो उनका तो व्यक्तित्व जो है वो सरल सीधा है, लेकिन हमें भारत को डर किस चीज़ का है कि जो उनको सपोर्ट मिला हुआ है, जो जमात इस्लामी का, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो सपोर्ट मिला हुआ है उनको, उस सपोर्ट को लेके हमें कंसर्न है कि अब जो सरकार वो बनी है उसमें वो लोग डोमिनेट ना करें, वो लोग जो है उनका बोलबाला ना हो, वो उनके फैसले जो हैं सरकार के नीतियों को ना प्रभावित करें, उनका व्यू पॉइंट जो है। तो ये हमारे लिए एक नुआंस अप्रोच हमें इसके लिए इख्तियार करनी पड़ेगी। वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट पर काफी प्रभाव है कट्टरपंथी पार्टियों का। जी, आज की बात में इतना ही। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और अपना कीमती समय देने के लिए जयवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आने वाला समय बांग्लादेश के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। बांग्लादेश और भारत ने एक बहुत ही खूबसूरत इतिहास साझा किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में काफी सुधार होगा। इसी के साथ आज के रूबरू में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ।